नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की राजनीति पर हर शाम 6 बजे न्यूज 24 पर हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि किस दिशा में जा रहा है राजस्थान। यूं तो भारत में संघीय व्यवस्था की जब व्यवस्था संविधान में की गई थी, तब हर 5 साल में चुनाव की बात की गई। उस लिहाज से देखा जाए तो अभी भी सरकार के कार्यकाल में पूरा 6 महीने बाकी है, लेकिन 6 महीने पहले ही चुनावी बिसात बिछ चुकी है। दोनों तरफ जो प्रमुख पार्टी है बीजेपी और कांग्रेस चुनावी मोड में, चुनावी मैदान में उतर चुकी है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से आरएसएस पर हमला किया और कहा कि आरएसएस जिस तरह की राजनीति करती है, आरएसएस जो एजेंडा चलाती है और बीजेपी उस एजेंडे को आगे बढ़ाती है, वो हम राजस्थान में सफल नहीं होने देंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इससे एकदम अलग इतर महिलाओं के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। सवाल ये है कि जो ग्रामीण एक तरह से पूरा ओलंपिक होने वाला था, उसकी तारीख अब आगे बढ़ गई है। काम के नाम पर जितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनकी जमीनी हकीकत क्या है, उसको लेकर भी हर दिन एक से बढ़कर एक नई रिपोर्ट सामने आती रहती है। लेकिन इन सब के बीच चुनावी एजेंडा मैदान में पूरी तरह से अब सामने है। आखिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आरएसएस पर हमला करके जिस एजेंडा की वो बात कर रहे हैं, उस पर हमला करके क्या वाकई में राजस्थान में जो हर 5 साल में सत्ता बदलने का सिलसिला है, उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या वो इस कोशिश में सफल होंगे? इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ 5 मेहमान हैं। श्री महेश शर्मा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, नवज्योति दैनिक नवज्योति के एडिटर रहे हैं। मेरे साथ प्रताप राव हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सब दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस और बीजेपी से प्रवक्ता हैं शैलेंद्र सिंह धाबाई हैं, जो कि बीजेपी से हैं। कांग्रेस से प्रियदर्शी भटनागर हैं और साथ ही अमितोष पारिक हैं, वो प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में प्रियदर्शी से आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि आपकी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उन्होंने सीधे सीधे आरएसएस पर हमला किया है और ये कहा है कि आरएसएस का एजेंडा वो नहीं चलने देंगे। यहाँ पर कौन से एजेंडे की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रियदर्शी जी? जी जी देखिए, वैसे तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी दोनों का चौली दमन का साथ है, चाहे तो किसी एक को मां कह लीजिए, दूसरे को बेटी कह लीजिए। इनका इस प्रकार से रिश्ता है, उनका कॉमन एजेंडा है। आज आप देख लीजिए, आरएसएस के पास में और भारतीय जनता पार्टी के पास में पूरे देश के अंदर एक कॉमन इश्यूज होते हैं, कॉमन एजेंडे होते हैं। इनके पास में जनता से जुड़े हुए तो कोई विषय नहीं होते। इनके जो एजेंडा होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं और वो बड़ा घातक टाइप के होते हैं। अब आपको मैं वो एजेंडा बता दूं जो आम जनता के सामने है। सबसे पहले इनका एजेंडा होता है, हिंदुत्व खतरे में है, गाय खतरे में है, झूठा राष्ट्रवाद, दंगे, आतंकवादी हमले, जाति, धर्म, हिंदू, मुसलमान, ये इनके बेसिक एजेंडा है। जहां पर भी चुनाव होते हैं या चुनाव होने वाले होते हैं। प्रियदर्शी जी, सबसे पहले मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी। न्यूज 24 पर हमारे इस शो में हिंदू मुस्लिम शब्दों का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमारे लिए देश के नागरिक सभी एक है। हमारे लिए देश, देखिए, मैं किसी नकारात्मक नजरिए से नहीं बात कर रहा हूं। मैं बिल्कुल एक जो चीज है उसको सकारात्मक नजरिए से बात कर रहा हूं। आप शब्दों का ख्याल रखें। हम इस शो बिल्कुल नहीं, मेरे को बिल्कुल ख्याल है, मेरे को बिल्कुल ख्याल है, बहुत अच्छी तरीके से ख्याल है ना। आप सिर्फ इस बात का ध्यान रखें कि मुख्यमंत्री ने जो इशारा किया है, जो संकेत दिया है, मैं वो संकेत आपको डिफाइन कर रहा हूं। मैं वो संकेत आपको डिफाइन कर रहा हूं कि भारतीय जनता पर शब्दों के बिना भी, भारत के नागरिकों को हिंदू मुस्लिम में बांटे बिना भी, आप भारत के नागरिकों की बात करते हुए ही आरएसएस के एजेंडा का यहाँ जिक्र करें। देखिए, जो एजेंडा आप भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का, अब आप उससे मुझसे बात कर रही हैं और कह भी नहीं है कि उस एजेंडा को मैं डिक्लेयर नहीं करूं। मुझे उस चीज को बताना पड़ेगा, उस चीज को बताना पड़ेगा, परंतु मैं उसको बिल मर्यादा के शब्दों में बताऊंगा। परंतु जो एजेंडा है वो एजेंडा है, पूरा देश जानता है। मैंने कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग, हिंदू मुसलमान शब्द ऐसे हैं जो हमारे भाई हैं, हिंदू भी भाई है, मुसलमान भी भाई हैं। इसमें ऐसा कुछ भी शब्द नहीं है जिसके कारण मैंने किसी शब्द को नकारात्मकता के रूप में लिया हो। अब मैं मेरी बात कंप्लीट कर लूं,
दर्शी जी, मेरे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं और उन्होंने सालों से पत्रकारिता को देखा है। आप भी सालों से राजनीति के मैदान में हैं। एक दौर था जब हमारे यहाँ विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा कोई भी अगर किसी भी तरह की घटना होती थी तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। आज हम खुले रूप से जिस तरह से टेलीविजन चैनल्स पर, मीडिया में जितना हमारा पतन हुआ है, क्षरण हुआ है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उसे रोकें। इसलिए मेरा आपसे निवेदन, बिल्कुल 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 अच्छी बात है, ये बिल्कुल अच्छी बात है। देखिए, मैं कोशिश करूंगा, भारतीय जनता पार्टी का ये ध्येय रहा है कि वो समाज को वर्गों में डिवाइड कर दे ताकि आपस में वैमनस्य पैदा हो और उस पर वो राजनीति कर सके। उसी ये इनका एक बेसिक एजेंडा है। आप देख लीजिए, कभी ये गाय की बात करते हैं, परंतु आज जो अशोक गहलोत जी कह रहे हैं, वो अशोक गहलोत जी प्रारंभ से कह रहे हैं कि जो आरएसएस की पृष्ठभूमि है, आरएसएस पर कई बार बैन लग चुका है, वो बैन क्यों लग चुका है वो जनता जानती है अच्छी तरीके से। जहां चुनाव होते हैं वहां पे किस तरीके का माहौल बनाया जाता है और जैसे ही वो चुनाव खत्म होते हैं वो माहौल अपने आप में बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। तो ये जनता जानती है कि ये किस वजह से होते हैं, ये क्रिएटेड होते हैं। जो आपस की विवाद है, जो मुद्दे हैं, वो क्रिएटेड होते हैं, क्योंकि वास्तविकता तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के पास में जनता से जुड़े हुए कोई इश्यूज नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है। और आज राजस्थान के अंदर तो यह स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी माननीय अशोक गहलोत जी के जो उल्लेखनीय और उत्कर्ष कार्य हैं, जो योजना है, उसके सामने भारतीय जनता पार्टी घुटने पर आ चुकी है, ये मुद्दा विहीन हो चुकी है। इसलिए ये मुद्दा क्रिएट करने की कोशिश कर रही है और हमें पूरा ये तय, हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से मोहन भागवत जी राजस्थान आ रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, यहाँ का प्रवास कर रहे हैं, तो उनका एक ही टारगेट है, वो कोई ना कोई ऐसा चुनाव आ रहे हैं तो कोई ना कोई ऐसा मुद्दा लेकर आ जाए। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि हिमाचल में चुनाव थे तो कश्मीर फाइल आ गई, कर्नाटक में चुनाव थे तो केरला स्टोरी आ गई, अब आज राजस्थान में चुनाव है तो राजस्थान में चुनाव के लिए अजमेर 92 लाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये चुनाव के समय क्यों आते हैं? जो दो वर्ग है जिससे जुड़े हुए मसले होते हैं उनको ये जो उठाते क्यों है? आज ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो इनको उठाने चाहिए, परंतु आज इन्होंने 4 साल 4.5 साल जनता के मुद्दे नहीं उठाए। इन्होंने सिर्फ क्या उठाया, जिससे ये वोट बैंक, लोगों को भ्रम पैदा करके वोट बैंक हासिल कर सके। आज आप देख लीजिए मोहन भागवत साहब, आज जी मोहन भागवत जी से जहां तक की हम बात करें, आज आरएसएस है, आरएसएस हिंदू राष्ट्र के लक्ष्य को लेकर इसके पार्टी का गठन किया गया था, परंतु आज आप देख लीजिए, आज इनके ये मंदिर में भी जाते हैं, परंतु उसके साथ साथ में मस्जिद भी जाते हैं, मदरसे भी जाते हैं और उसको बाहर निकल के खुद को राजऋषि कहलाते हैं। ये क्या संकेत देता है? ये संकेत ये देता है कि इनकी विचारधारा कोई स्थायी नहीं है। ये इनकी विचारधारा जो है वो लाभ अर्जित करने की, फायदा अर्जित करने की इनकी विचारधारा कोई नहीं है। आज आरएसएस है, आरएसएस को भारत की आजादी से लेकर आज तक इनको 3 बार बैन किया गया है। आपने जो 2 बातें कही है उसमें तो आप खुद ही, मुझे ऐसा लग रहा है, उलझते नजर आ रहे हैं। अगर बताइए ना, अगर बीजेपी समय की जरूरत के हिसाब से खुद को मोल्ड करती है या अगर कहें खुद को थोड़ा और उदारवादी बनाने की कोशिश कर रही है, वक्त की जरूरत को समझ रही है, तो उसमें कांग्रेस को आपत्ति है, पहली बात। दूसरी बात ये अगर जी एक मिनट, दूसरी बात, आपने अलग अलग राज्यों का जिक्र किया, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग आपने नाम बताए जिन 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 फिल्म्स को लेकर ये लोग आए। अब यहाँ पर जिस फिल्म को लेकर आ रहे हैं, तो एक बात तो ये है कि क्या अजमेर 92 गलत है? क्या ये हुआ नहीं है? ये क्या ये सच्चाई नहीं है? पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर हर राज्य में वही कर रही है आरएसएस, वही कर रही है कांग्रेस, तो फिर राजस्थान में कौन सा कुछ नया अलग लेकर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि राजस्थान में आरएसएस का एजेंडा नहीं चलने देंगे, बाकी जगह सब जगह चलने दिया कांग्रेस ने उनका। देखिए, हर स्टेट के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है उसके जो इश्यूज होते हैं वो जनता से जुड़े हुए स्थानीय मांगों, स्थानीय आवश्यकताओं, स्थानीय जरूरतों को लेकर हैं, परंतु जो भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के जो इश्यूज हैं वो कॉमन है। उनका टारगेट सिर्फ वोट हासिल करने तक का होता है और हम कांग्रेस पार्टी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहती है और दुकान खुल चुकी है। उसका उदाहरण हमारे 3 स्टेट के अंदर अभी आप देख लीजिए। हम तो हिमाचल के अंदर हम आए, उसके बाद में कर्नाटक में आए और अभी हम राजस्थान में भी दोबारा रिपीट करेंगे। हमारे इश्यूज जनता से जुड़े हुए, हमारी विजन क्लियर है, हमारी सोच क्लियर है। हम उदारवादी होने की आड़ के अंदर हमारी राजनीतिक रोटियां नहीं सेकते हैं,
हम बिल्कुल पारदर्शी हैं, हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है, हमारे इश्यूज बिल्कुल कॉमन है। जैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है जो पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष, वही प्रस्तावना कांग्रेस की। हम बिल्कुल उदारवादी होने के साथ साथ में हम बिल्कुल क्लियर हैं, हम मौका देख के बदलते नहीं है जी। मौका देखकर क्यों बदलते हैं शैलेंद्र सिंह जी? शैलेंद्र सिंह धाबाई बीजेपी से। बीजेपी मौका देखकर हर राज्य में अपना पासा बदल रही है। मीना जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस को पहले अपने गलेबान में और इतिहास को जान लेना चाहिए। ये नफरत की बात करते हैं, मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं। जिस भारत के टुकड़े इन्होंने धर्म के आधार पर कर दिए वो कांग्रेस पार्टी थी, तब तो भारतीय जनता पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था। और जो ये बार बार बात करते हैं कि हम किसी एक विशेष समुदाय को के प्रति हमारा कोई लगाव नहीं है, तो पूरा इतिहास इनका संस्कृति से जुड़ा हुआ है जी। इनका इतिहास जुड़ा हुआ है कि किस तरह से इन्होंने, आप गौरक्षा की बात करते हैं, 1967 याद कर लीजिए, जब भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने गौ रक्षकों पे गोली चलवा दी थी। सिर्फ यही तो मांग थी कि एक कानून बनाया जाए जिससे गौ माता की रक्षा हो सके, उसमें गोलियां चलवा दी गई। उसके बाद आप देखिए शाहबानो वाला केस होता है, उसपे संविधान से ऊपर ये शरीयत को महत्व देते हैं राजीव गांधी जी। पूरे हिंदुस्तान की जनता ने देखा है, इनके वक्फ बोर्ड आता है, उसको अत्यधिक शक्तियां दे दी जाती है कि किसी भी जमीन पे वो हाथ रख दे, पैर रख दे, उसका आप ट्रिब्यूनल में लड़ते रहिए सालों और वो संपत्ति उनकी हो जाती है। इन्हीं के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि सबसे ज्यादा अधिकार भारत में अगर संसाधनों पे है तो अल्पसंख्यकों पर। ये तुष्टीकरण नहीं है तो और क्या है बताइए? और अशोक गहलोत जी बात करते हैं आरएसएस की, आप बताइए। वो संगठन जो एक समाजवादी राष्ट्रवादी संगठन है, जो व्यक्ति का निर्माण करता है, जिसने प्राकृतिक आपदाओं में अप्राकृतिक, जब कभी कोई भारत को जरूरत पड़ी, वो संगठन के स्वयंसेवक खड़े मिले, उन्होंने मदद की लोगों की, उस संगठन की बात करते हैं। मानवता की जो बात करता है, जाति विहीन समाज की जो बात करता है, उस संगठन की बात करते हैं। तो इस संगठन को समझना तो दूर, शायद कखगवा नहीं जानते। और अशोक गहलोत जी जो बात करते हैं तुष्टि, आपको मैं बता देता हूं राजस्थान के हालात क्या हैं। जब से गहलोत सरकार आई है 200% से अधिक सांप्रदायिक दंगे राजस्थान में हुए हैं। आप बताइए कौन संरक्षण दे रहा है, कौन प्रतिशत दे रहा है? करौली का दंगा हो, जोधपुर का दंगा हो, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और कन्हैयालाल। मैं बोलना नहीं चाहता, इनके विशेष समुदाय के लोग कहते हैं कि अगर आपने हमारे बारे में कुछ का हाथ काट देंगे, तन सर से जुदा कर देंगे, कोई कार्रवाई नहीं होती है मीना जी। और उसके बाद उदयपुर में क्या कन्हैयालाल तेली जी के साथ हो जाता है, पूरा हिंदुस्तान ने देखा है। तो ये ना सिखाएं कि क्या राष्ट्रवाद है और क्या इनकी नीतियां हैं, क्योंकि कांग्रेस की रीति नीति चाल चरित्र पूरे एक्सपोज हो चुके हैं भारत में। इसीलिए भारत की जनता ने इनको निग्लेक्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये तो एक परिवार की पार्टी है। आपको भी किया है, हिमाचल प्रदेश की जनता ने आपको भी किया है, और अब राजस्थान की जनता को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए अपने पक्ष में लाने की तैयारी कर रहे हैं। आपके पास मीना जी, है शैलेंद्र जी? सीधा जवाब दीजिए प्लीज, बातों में इधर उधर नहीं। मुख्यमंत्री मीना जी, मैं आपको बताऊं जी, मीना जी, 4.5 साल गहलोत सरकार ने जनता को लूटा है। इन्होंने सिर्फ कुर्सी की लड़ाई लड़ी है, सत्ता की खींचतान चलते रही। आपस में मंत्री और उप मुख्यमंत्री को मंत्री गाली दे रहे हैं, मुख्यमंत्री अपने ही उप मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ को ओछी टिप्पणियां करते हैं। 4.5 साल जनता ने देखा है किस तरह से आपने पीस दिया। भ्रष्टाचार में राजस्थान पहले नंबर पर है, ये इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट है। अगर प्रियदर्शी जी को मालूम नहीं हो तो उठा के देख लें। राजस्थान की कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, रोज 18 बलात्कार होते हैं। पहले नंबर पर राजस्थान दुष्कर्म में है, दूसरे नंबर पर दलित आदिवासी अत्याचार पर है। आप बताइए, बात करेंगे आज ये महंगाई राहत कैंप लगा रहे, क्योंकि 6 महीने पहले बाद चुनाव है, 6 महीने बाद चुनाव है। आपने, जब आपको अगर नियत साफ होती तो आपको 4 साल पहले राजस्थान को महंगाई से निजात दे देनी चाहिए थी। क्यों नहीं आपने वैट कम कर दिया? पेट्रोल डीजल के भाव राजस्थान में देश में सबसे ज्यादा है। मैं आपको बिजली की दरें, नहीं मैं आपको बता रहा हूं मीना जी, बिजली की दरें राजस्थान में 9 बार बढ़ाई, जबकि इन्होंने कहा था हम बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे। एक तरफ फ्यूल सरचार्ज के नाम पर इन्होंने करोड़ों रुपए इन्होंने जनता, राजस्थान की जनता से लूट लिए। अब 100 यूनिट बिजली फ्री देके आप एहसान कर रहे हो, ये बताइए ना आप। रोड टैक्स सबसे ज्यादा राजस्थान में है, मंडी टैक्स सबसे ज्यादा राजस्थान में। राजस्थान सुरक्षित नहीं रहा, अपराधीकरण हो चुका है, माफिया राज पनप चुका है। पेपर लीक पर आप क्या जवाब देंगे प्रियदर्शी जी? आपके ही उप मुख्यमंत्री आरोप लगाते हैं कि पेपर लीक में बड़े बड़े सरगना थे, आप उस पर कार्रवाई नहीं कर पाए। क्या उन बेरोजगार युवाओं को अब आप मुआवजा देंगे? आप देखिए, युवाओं की इन्होंने भविष्य के
को कुचल दिया, आकांक्षाओं, आशाओं, सपनों को चकनाचूर कर दिया। आज युवा रो रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता इन्होंने नहीं दिया। ये किसानों की बात करेंगे, किसानों का कर्जा इन्होंने माफ नहीं किया। इनके राहुल गांधी जी आए थे, बोले 10 दिन में पूरे संपूर्ण कर्जा माफ कर दिया जाएगा किसानों का। आपको मैं आज बताता हूं 60 लाख किसान आज भी कर्जे की बाट जो रहे हैं कि हमारा कर्जा माफ होगा, बल्कि कर्जा माफ की जगह कार्रवाइयां हो रही है उनकी। 19,000 से ज्यादा किसानों की रिकवरी, नीलामी होने पर आ गई जमीन है। क्या बात करेंगे, ये राजस्थान का इन्होंने बुरा हाल कर दिया। किसी भी सेक्टर में आप देख लीजिए, उद्योग की बिजली सबसे ज्यादा है, उद्योग धंधे चौपट हो चुके हैं। 60,000 करोड़ रुपए अडानी जी की बात करते हैं, कहां है 60,000 करोड़ रुपए जो आप कह रहे थे कि अडानी जी को हमने जमीनें दी हैं वो। और दूसरी तरफ बीजेपी पे आरोप लगाते हैं अडानी जी पे। आपने यहां पलक पावड़े बिछा दिए, 85,000 बीघा जमीन दे दी, 25,000 बीघा देने को तैयार हो, 60,000 करोड़ का आपने इन्वेस्टमेंट करा दिया और आरोप बीजेपी पे लगाते हो। आप देखिए राजस्थान की हालत क्या है। एक तरफ तो ये इनके फरमान निकलते हैं गहलोत सरकार के कि फलाने विशेष संप्रदाय के त्योहारों पर बिजली नहीं जानी चाहिए कस्बों पे, और हिंदू त्योहारों पर आप 144 धारा लगाते हो और आप रोकने की कोशिश करते हो। फिर वही बात शैलेंद्र जी, हमारे लिए जी मैं और मैं आपको बता रहा हूं इनकी फ्लैगशिप योजनाओं की बात। मीना जी, इनकी फ्लैगशिप योजना की सुनिए, फ्लैगशिप योजना की बात सुनिए। चिरंजीवी जो योजना जिसको ये कहते हैं कि हमारी फ्लैगशिप योजना है, वो आप देखिए 80% केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की आयुष्मान भारत के तहत चल रही है। प्रियदर्शी जी बैठे, मैं इनको चैलेंज देता हूं, ये बता दें कि 5 लाख से ऊपर राजस्थान में आपने कितनों का इलाज किया है? ठीक है, ये वापस जाएंगे प्रियदर्शी जी के पास, लेकिन मैं महेश शर्मा जी के पास जाना चाहिए ना। आपको 5 लाख से ऊपर कितने लोगों का आपने इलाज किया है? जब लंपी बीमारी राजस्थान में थी, गौ माता मर रही थी, तब आपने ध्यान नहीं दिया। अब आप उनको मुआवजा देना चाहते हो 1.5 साल बाद। तो राजस्थान का बेहाल कर दिया। राजस्थान को गहलोत सरकार ने विकास के आपके पास मैं वापस आऊंगी, महेश शर्मा जी के पास जाते हैं। आपने भी कहा 6 महीने चुनाव में बाकी है, और महेश जी आपने कई चुनाव इस देश में और प्रदेश में देखे हैं। यूट्यूब पर और फेसबुक पर जो हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो भी हमारे पैनल से कोई सवाल करना चाहते हैं तो जरूर करें, उनके प्रश्नों को भी लिया जाएगा यूट्यूब और फेसबुक पर न्यूज़ 24 के। लेकिन महेश जी, जिस तरह से शैलेंद्र जी ने खुद कहा कि 6 महीने है चुनाव में, अशोक गहलोत पूरी तरह चुनावी मोड में है। पिछले 3 महीने से तो लगभग वो राज्य के हर हिस्से में यात्राएं कर रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने जो कैंप्स लगाए हैं लगातार, जो राहत देने के नाम पर, महंगाई से राहत देने के नाम पर, वो पूरी तरह से चुनावी तैयारी है। उनकी तैयारी में बीजेपी भी जुटी हुई है, और अभी नहीं, पिछले अगर कहें हम साल भर से लगातार कोशिश हो रही है। पूर्व अध्यक्ष भी चुनावी मोड में नजर आ रहे थे, अभी के अध्यक्ष भी। वो एक अलग बात है कि दोनों ही अध्यक्षों को लेकर एक बात बार बार सामने आई कि वो जनता को साथ लेने में सफल नहीं हुए हैं। नए सीपी जोशी के लिए भी ये चर्चाएं होने लगी हैं, पूर्व अध्यक्ष के लिए भी ये बातें होती रही, और वसुंधरा राजे के चेहरे के नाम पर भी चर्चा लगातार चलती रहती है। वो पार्टी के भीतर का मामला है, अलग मुद्दा है। लेकिन सवाल ये है कि 6 महीने पहले ही चुनावी मोड में पूरी तरह से जो प्रदेश है, इससे पहले के चुनावों में भी ऐसा हाल आपने देखा है। और जो अशोक जी कह रहे हैं कि वो इस बार एजेंडा आरएसएस का यहाँ चलने नहीं देंगे, जितना खुलकर उन्होंने इस बात को रखा है और जिस तरह से वो आक्रामक अंदाज में खुद हैं, आपको लगता है कि अशोक जी जिस रणनीति पर चल रहे हैं वो आरएसएस की नीतियों को सफल ना होने दे प्रदेश में? जी, जहां तक देखा जा रहा है, उनका जो वक्तव्य दिया गया वो सोच समझ के दिया गया है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि चुनाव की आड़ में प्रदेश का जो है सांप्रदायिक माहौल प्रभावित होता। यही है कि वोटरों का ध्रुवीकरण करने के लिए इस तरह की हथकंडे अपनाए जाते हैं। चाहे मैं इसमें किसी भी पार्टी के लिए या पर्टिकुलर विशेष पार्टी के लिए नहीं कहूँगा, मैं स्वयं कह रहा हूँ सभी पार्टियां इसी बात में है कि कैसे न कैसे वोटों को हासिल किया जाए, और वो लक्ष्य पे निर्धारित होता है कि भाई किस तरह से किया जाए। जहां तक सवाल दूसरा है कि पहला की चुनावी मोड में 6 महीने में नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा कि 1 साल पहले से ही ये मतलब चुनावी तैयारियां शुरू हो चुकी थी। लगातार निरंतर जिस तरह से मतलब क्या कहते हैं, जो भी सरकार में कोई भी दल हो, जो भी सरकार में होता है, वो अपने वोटरों को प्रभावित करने के लिए लोक लुभावन योजनाएं घोषणा करता है, और उन घोषणाओं के लिए इसलिए है कि ताकि वो अपने
वोट बैंक को ज्यादा से ज्यादा मजबूत कर सके, जाति लोगों को मतलब क्या कहता है साध सके, संप्रदाय विशेष लोगों को भी साध सके। ये सारी चीजें सब कवायद हर राजनीतिक दल करता है चुनाव। तो ये एक इस तरह का मतलब जो एक जो उन्होंने जो गहलोत ने जो इशारा जो जिस बात को लेकर के किया है वो ये है कि राजस्थान में सांप्रदायिक ताकतों को हम पनपने नहीं देंगे या उनसे सद्भाव और उनको मतलब तनाव ऐसी स्थितियों पर हम नियंत्रण रखेंगे, आग पूरी तरह से उन पर रहेगी। तो ये कि कानून व्यवस्था प्रभावित ना हो, इस चीज को लेकर के सांप्रदायिक सौहार्द भी बना रहे और इस क्रम में विकास को गति भी बने रहे। अगर आप ये माहौल जब बिगड़ता है तो एक तो विकास ठप हो जाता है, विकास ठप होने के बाद योजनाएं पूरी नहीं होती। अब लेकिन ये है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है योजनाओं का, योजनाएं किस तरह से प्रभावशाली है, किस तरह से प्रभावी हो सकती है, इसके लिए भी मतलब क्या कहता है जो भी मौजूदा सरकारें होती है वो सक्रिय रहती है और ये भी मान के चलती है कि अगला जो प्रतिद्वंदी है वो क्या मतलब स्ट्रेटेजी तय कर रहा है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब चूंकि राजस्थान में जो तूफान का मामला आया तो इस तूफान के दौरान मतलब जो ये भी मान के चल रही है कि जहां पे भी ऐसी आपदाएं आ जाती हैं इस दौरान एक संगठन विशेष मतलब सक्रिय हो जाते हैं, उनके कार्यकर्ता भी सक्रिय होते हैं। तो शायद ये इनका इशारा इस साइड में भी हो कि भाई तुम ये अगर राहत के काम करते हो या मदद करने की बात करता कोई भी संगठन तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन अगर वो इस आड़ में अगर कहीं माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करें, चाहे वो कोई सा भी धार्मिक हो या मतलब कोई भी संगठन हो या मतलब आपका जो विचारधारा का कोई भी संगठन हो, वो ऐसे हथकंडे ना अपनाए। विकास का भाव अगर हम करते हैं, देश को या प्रदेश को आगे ले जाने की बात करते हैं हम, तो उस बात के लिए उन्होंने संकेत दिया है कि कहीं इस चुनाव की आड़ में, इस प्राकृतिक आपदा की आड़ में कहीं ऐसी बात नहीं हो जाए कि राजस्थान में किसी तरह का कोई एक नया मतलब खतरा हो जाए, कहीं किसी के वोट बैंक को मतलब भेदने की या रणनीति को भेदने की भी कोई चेष्टा की जाए। तो ये बात चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इशारा किया है कि लोगों को भी सावधान होना चाहिए या मतदाताओं को भी सावधान होना चाहिए कि वो ऐसी गतिविधियों पर सावधान रहे। ये उनका इशारा है। महेश जी, कांग्रेस के पास भी सेवा दल है। आरएसएस जिस तरह से सेवा करने के लिए निकल जाता है, इस तरह की आपदा की जब भी स्थिति आती है ग्राउंड पर हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं कि उनका वर्कर बहुत सक्रिय रहता है। कांग्रेस का वर्कर अगर सक्रिय नहीं रह पा रहा है तो इसमें किसकी गलती है? पहली बात। दूसरी बात, प्रताप राव जी मैं आपके पास आ रही हूँ इन सवालों के साथ। दूसरी बात ये कि अगर मुख्यमंत्री इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं तो दूसरा दल वो बीजेपी है या फिर आरएसएस का पीछे से जो सपोर्ट है उसकी रणनीति को बदलने में क्या उसमें कहीं कोई फर्क आता है? क्या वो और ज्यादा सतर्क होंगे कि जो मुख्यमंत्री ने इशारा किया है उसका ध्यान भी रखा जाए, राजस्थान में माहौल भी अच्छा बना रहे, लेकिन वो अपनी जीत की राह पर भी आगे जो उन्होंने अपना रास्ता तय किया है, मिलेगी किसको जीत ये तो जनता बताएगी, लेकिन जिस रास्ते पर वो जाना चाह रहे हैं उस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए जब मुख्यमंत्री इस तरह का स्टेटमेंट देता है तो प्रताप राव जी बदलाव स्ट्रैटेजी में करना पड़ता है। मेरे से पूछा मीना जी? जी प्रताप जी। हाँ मीना जी, पहले मैं क्योंकि आज जिस मुद्दे पे चर्चा है कि आरएसएस के एजेंडे को लेकर बात हो रही है, तो क्योंकि मैं पत्रकार हूं तो मैंने ऐसा ही प्रश्न संघ के एक बड़े वरिष्ठ पदाधिकारी से पूछा था कि आखिर में आरएसएस के एजेंडे की बात होती है और कहा जाता है तमाम आरोप लगते हैं, वास्तव में बताइए कि एजेंडा है क्या? तो उन्होंने बड़े शॉर्ट में एक बात बताई। उन्होंने कहा कि मन मस्त फकीरी लागी है, बस एक ही धुन, जय जय भारत जय जय भारत। तो अगर मान लो ये जय जय भारत अगर आरएसएस का एजेंडा है तो मुझे नहीं समझ में आता कि अशोक गहलोत उसे क्यों रोकना चाहते हैं। अशोक गहलोत को जय जय भारत में क्या दिक्कत है? क्योंकि हमने देखा है, देखिए हम पत्रकार के तौर पे देखते हैं कि जो उड़ीसा में रेल दुर्घटना हुई तो हमें पता लगा कि सबसे पहले पहुंचने वाले वो थे। कच्छ में अभी
बाढ़ आ गई, तूफान आ गया तो पहुंचने वाले वो थे। यहाँ राजस्थान में बाढ़ आ रही है तो सबसे पहले सहयोग में, सहायता में पहुंचने वाले वो लोग हैं। यदि हम उनको कहते हैं कि वो सांप्रदायिक हैं और कि उनका एजेंडा ही सांप्रदायिक है, तो फिर ये जब जो सारे सेवा के कार्य जो कर रहे हैं, क्या वो सांप्रदायिक दृष्टिकोण से? क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो सभी जनता के लिए इस तरह की बातें हो रही हैं। तो इसलिए मुझे जो लगता है कि अशोक जी का जो स्टेटमेंट था वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल था। उस पॉलिटिकल स्टेटमेंट के पीछे बहुत ज्यादा पॉलिटिकल कंपल्शन है। अभी बात हो रही थी कि बहुत जल्दी चुनाव का माहौल बनने लगा है प्रदेश में। तो ये बात सही है कि क्यों बनने लगा है, कि आखिर में ऐसा क्या हो गया? चुनाव की घोषणा नहीं हुई, अभी सरकार के पास समय है, सरकार को अभी पूरी तरह से फोकस होकर काम करना चाहिए। सरकार क्यों राजनीतिक उलझनों में उलझ रही है, सरकार क्यों राजनीतिक स्टेटमेंट दे रही है? तो उसका एक ही कारण है कि देखिए, एक चुनाव शुरू हो चुका है जो कि 1-1.5 साल से, जैसे महेश जी कह रहे थे, वो चुनाव है अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का चुनाव, वो लगातार चल रहा है। अशोक गहलोत सचिन पायलट को मात देने के लिए, सचिन पायलट अशोक गहलोत को मात देने के लिए एक दूसरे के खिलाफ इस तरह के स्टेटमेंट करते रहते हैं। मुझे जो लग रहा है कि ये जो चुनावी माहौल जो बना है वो कुल मिलाकर इन दोनों नेताओं की आपसी जो होड़ थी, खींचतान थी, उसके कारण राजस्थान में जल्दी चुनावी माहौल बनने लगा है। एक और मैं बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी जयपुर में था तो मुझे एक बात पता लगी कि आरोप लगते हैं तमाम कि सांप्रदायिक एजेंडा होता है, लेकिन मुझे लगा कि इस बार कांग्रेस कुछ सांप्रदायिक एजेंडे को लेकर पहले से ही तैयार बैठी है। क्योंकि जिस तरह से जयपुर में एक बड़ा मामला चल रहा है कि सांगानेर में अल्पसंख्यक छात्रावास के लिए एक जमीन दे दी है, उसको लेकर बहुत बड़ा हल्ला वहां चल रहा है। चल ये रहा है कि अल्पसंख्यकों में जैन और सिख ये सब कह रहे हैं हमने तो कभी मांगा ही नहीं था, क्योंकि वो एक विशेष बहुसंख्यक आबादी के बीच में वो बन रहा है, तो उसका विरोध हो रहा है। शायद सरकार भी उस पर पुनर्विचार कर रही है, लेकिन इस तरह की गलती शायद या तो प्रशासनिक स्तर पे हुई होगी, जैसे भी हुई होगी, यानी कि ध्यान नहीं दिया गया। और वो ध्यान नहीं देने के कारण एक अचानक सांप्रदायिक माहौल बनने की शुरुआत हो गई। आखिर में इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अगर हम सामने वाली पार्टी पे किसी पे आरोप लगाएं तो सरकार को ये ध्यान देने की तो जरूरत है, कोई प्रशासनिक चूक से या जल्दबाजी में या गलती में या वोटों के लालच में कैसे भी हम इस माहौल को तो नहीं बनने दें, लेकिन वो बना। मेरा ये कहना है कि देखिए, विकास की भी बात हो रही थी अभी, महेश जी ने कहा विकास की। मैं देखिए दिल्ली रह के राजस्थान को देख रहा हूँ और पूरे दूसरे राज्यों को भी देख रहा हूँ। राजस्थान इस समय इन्वेस्टमेंट के मामले में देश के सबसे पिछड़े राज्यों में, राजस्थान बेरोजगारी के मामले में सबसे आगे है। हम सब जानते हैं कि राजस्थान का कोई भी पढ़ा लिखा बच्चा, हम सब घरों के जो बच्चे हैं वो इंजीनियरिंग करते हैं या और कोई एजुकेशन लेते हैं, उनकी मजबूरी है कि उनको जयपुर राजस्थान छोड़कर बाहर जाना पड़ता है। मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ उस कॉलोनी में 70% लोग बूढ़े रहते हैं। उन सब के बच्चे जो है वो नौकरियों के लिए बाहर जा चुके हैं, क्योंकि उनके लिए राजस्थान में, जयपुर में व्यवस्था नहीं है। तो देखिए ये सब सोचने की बात है कि आखिर में हम कॉलोनी का आप जिक्र कर रहे हैं प्रताप जी, जिस कॉलोनी का आप जिक्र कर रहे हैं और जिसमें सारे सीनियर सिटीजन हैं और उनके बच्चे बाहर चले गए, तो उन्होंने तो बीजेपी की सरकारें भी देखी हैं। हर 5 साल में बिल्कुल मीना जी, मैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही कहता हूँ। राजस्थान में पिछले 20-22 सालों में विकास को लेकर कभी कोई राजनीति हुई नहीं है। राजस्थान में विकास को लेकर सोचा नहीं गया। हम सब जानते हैं कि युवाओं के जीवन को किस तरह से 20 साल खत्म कर दिया गया। हम जानते हैं कि किस तरह से राजस्थान के युवाओं को बाहर भटकना पड़ता है, किस तरह से छोटी छोटी नौकरियों के लिए उन्हें अपने घर को छोड़कर, अपने बूढ़े बाड़ा माँ बाप को छोड़कर बाहर कमाने के लिए जाना पड़ता है। हम सब जानते हैं, क्योंकि ये 20-22 साल जो है वो राजस्थान के लिए बहुत खराब गुजरे। ये मैं मानता हूँ, एक पत्रकार के तौर पे मानता हूँ। बाकी राज्य जो जिस तरह से तेजी से आगे बढ़े। जी प्रताप जी, आपने आरएसएस के किसी सीनियर से बात करने के बाद जो उन्होंने आपसे चर्चा में बताया जय जय भारत, जय जय भारत, तो उस जय जय भारत में जब वो राजस्थान में काम करते हैं तो जय जय राजस्थान भी शामिल होता होगा जरूर। अमितोष पारिक जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। अगर जय जय राजस्थान भी आरएसएस का एजेंडा है तो ना तो हालात वैसे होने चाहिए जो प्रताप जी की कॉलोनी में है, ना ही हालात वैसे होने चाहिए जिनका इशारा यहाँ पर शैलेंद्र जी ने किया था।
और ना ही वैसे होने चाहिए जो प्रियदर्शी जी चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि इस राजस्थान ने तो अपने पूरे शासनकाल के दौरान कांग्रेस और बीजेपी को समान अवसर दिया है, 50-50% दोनों को राज करने का मौका दिया है। मीना जी, अमितोष जी, मैं मेरी आवाज पहुंच पा रही है? वापस आती हूँ प्रताप जी आपके पास। अमितोष जी, ये जी, जय जय मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी हाँ, मीना जी, सबसे पहले समय और विचार करने का, विमर्श करने का ये आवश्यकता है कि क्या राजस्थान के अंदर में आज इस तरह की एक भी कोई चुनौतीपूर्ण बात या किसी एजेंडा की बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से कभी हुई है? नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह से माननीय गहलोत जी ने, मुख्यमंत्री जी ने इस बात को रखा है, साफ तौर से दर्शाता है कि तुष्टीकरण की राजनीति करना उनकी रीति और नीति का कारण रहा है, ना ही किसी संगठन का। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझना है, हम ये कहते हैं, हमारा अगर संघ को समझना है तो आपको उनकी शाखा में आना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए कि तुष्टीकरण की यात्रा कैसी है। कर्नाटक के अंदर में जैसी कांग्रेस सरकार अपने पावर में और सत्ता में आती है, वैसे वहां पे बोवाई नेट को हटाने की बात हो जाती है। जैसे ही सत्ता में आती है, वहां पर एंटी कन्वर्जन लॉ वापस लेने की बात हो जाती है। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है? कांग्रेस सरकार। लेकिन अगर इसको समझना है तो आप इतिहास से जाइए मीना जी। इतिहास ये कहता है कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक को बताता हूँ उसका एजेंडा क्या है, जो यहाँ पर मूल विषय है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक का एजेंडा था, डॉक्टर हेडगेवार जी ने, हमारे पूर्व संचालक जी ने कहा था कि जूते साफ करने से लेकर जूते मारने तक के अगर ब्रिटिशों से अंग्रेजों से आजादी चाहिए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक खड़ा है। 1962 में चाइना वॉर के अंदर में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने बॉर्डर के ऊपर में जिस तरह से अपनी सेवा का योगदान दिया, तभी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें मौका दिया 26 जनवरी को परेड के अंदर शामिल होने का। इतिहास उठा के देख लीजिएगा प्रदीप चौधरी जी। वापस अगर बात आती है तो कांग्रेस के कितने नेता थे जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इमरजेंसी के समय पे जब अरेस्ट हुए थे और अपने घर पे भी उनको बेलिवोलेंट अकोमोडेशन दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि कांग्रेस के साथ संघ था और जब तक था जब तक राष्ट्र के लिए बात करती थी। और जैसे ही हटा, इमरजेंसी के दौरान क्या करा था इंदिरा गांधी जी ने? आज कर्नाटक के अंदर में नहीं बल्कि कांग्रेस का अत्याचार ये हो चुका है मीना जी कि ये एनसीईआरटी के अंदर में वीर सावरकर को पढ़ाने की बात को हटाने की बात करे। ये कहते हैं हेडगेवार को नहीं पढ़ाएंगे तो आप किनको पढ़ाएंगे? पीएफआई जैसे संगठनों का समर्थन करना, मुस्लिम लीग को सेक्युलर का पार्टी कहना, जिस तरह की राजनीति रही है कांग्रेस सरकार की, जिस तरह से, एक और बात आपको याद दिलाता हूँ मैं, अमेरिका के अंदर में राहुल गांधी जी राष्ट्रगान को माइक टेस्ट करने का प्रयास करते हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत जी के मंच के ऊपर से राष्ट्रगान चल जाता है, लोग नृत्य करते रह जाते हैं, अशोक गहलोत जी का 1 मिनट नहीं मिलता खड़े होने के लिए। ये इनकी राष्ट्रवादी विचारधारा है। लेकिन जिस तरह से हमारे वक्तव्य दिया पैनलिस्ट ने, मैं आपको एक बात बताता हूँ, संघ की किस तरह से सेवा का एक कैटेगरिकली कहा जाता है संघ और सेवा। और क्यों कहा जाता है सेवा? 500 यूनिट ब्लड दिया था अभी उड़ीसा के अंदर में जब ट्रेन एक्सीडेंट हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। जब कोविड हुई थी, जब 17,300 बेड उपलब्ध कराए थे और ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड कराए थे, जब सड़कों के ऊपर आप गए और हमारे जैसे अन्य घरों के अंदर बैठे थे कोविड के दौरान, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक सड़कों के उतर के पेशेंट की मदद कर रहा था। लॉकडाउन के अंदर में 1 लाख से ज्यादा लोगों को, परिवारों को उन्होंने राशन किट दी है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, हमेशा सेवा को सर्वोपरि करता है। और जो बात करी थी प्रियदर्शनी जी ने कि मुसलमान के मदरसों में जाते हैं और जिस तरह की तुष्टीकरण की बात करी थी, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक मंच है। फिर वही बात अमितोष जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं देखिए, मैं विश्व हिंदू परिषद से आता हूँ तो मेरा ये दायित्व है। मेरा दायित्व जिस तरह से उन्होंने बात की तो उसमें देखा हमारा मंच है, हमारा मंच है। अमितोष जी, आप ये कहना चाह रहे हो हमारा मंच है, हम सबको, आप मेरी बात समझिए, त्याग कर दीजिए। मैंने एक आधी कमियों बात नहीं कही मीना जी, अमितोष जी प्लीज सुनने की भी आदत डालें। मीना जी, मैं निवेदन पूर्वक कह रहा हूँ, मैंने कहीं कम्युनल बात नहीं करी। आप प्रयास नहीं करना चाह रहे। एक बार मेरा निवेदन सुने, मेरा निवेदन सुने। कहा गया था आप युवा हैं। मीना जी, आप निवेदन को सुने, मेरा मैं क्या कह रहा हूँ, आप मेरा निवेदन सुने। अरे आप मेरा निवेदन ही नहीं सुनना चाह रहे। आप मेरा निवेदन तो सुने मीना जी। मैंने ये कहा जिस तरह से कांग्रेस ने एक बात कही, राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रियदर्शी जी उनका ऑडियो कम कर दीजिए। प्रियदर्शी जी, अगर आप अमितोष जी बात को सुनेंगे नहीं तो हमें रोकना पड़ेगा। हमने सबको समान अवसर, समान समय देने के लिए ही कार्यक्रम किया है, लेकिन आप युवा हैं, युवा का जोश एक तरफ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एजेंडा की जो चर्चा यहाँ पर हो रही है, वही मैंने बताई आपको। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत संयमित तरीके से तथ्यों को पेश करिए। इसीलिए आपको यहाँ रखा गया है, इसीलिए आपको यहाँ बुलाया गया है। मैंने क्या प्रयास किया?
मीना जी, मैंने यही तो प्रयास किया कि सब समुदाय को साथ लेके चलने वाला संघ, राष्ट्र को सर्वोपरि चलने वाला संघ। देश के नागरिकों को बांटिए मत। इस देश के हमने नागरिकों तो को बांटा ही बांटने नहीं, का हमने हक न कहाँ कांग्रेस बांटा? पार्टी को है, मैंने तो एक न बार बीजेपी तुष्टिकरण की को बात है। नहीं करी, कहाँ तुष्टिकरण की बांटा हमने? राजनीति में कांग्रेस ने सालों की, हम राजनीति उसकी करते सजा ही नहीं। कांग्रेस को मिली है। अगर मीना बीजेपी जी, करेगी तो बीजेपी को भी देखना पड़ेगा। हाल ही के चुनावों के नतीजों ने बीजेपी की चिंता भी बढ़ाई हुई है। मैं प्रियदर्शी जी आपके पास आना चाहती हूँ। एक सवाल जो इस पूरी चर्चा के दौरान निकल कर आया है कि मुख्यमंत्री का जो बयान है वो पॉलिटिकल है। तो अशोक गहलोत तो पॉलिटिकल आदमी है पूरी तरह से, वो तो सोते जागते उठते बैठते सिर्फ पॉलिटिक्स करते हैं, और इसीलिए उन्होंने कहा भी कि मुझसे ट्रेनिंग लेना आप पॉलिटिक्स की आफ्टर माय रिटायरमेंट। तो इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कोई भी स्टेटमेंट पॉलिटिकल ही एक्सपेक्टेड है। लेकिन जो एक और बात निकल कर आई वो ये कि आरएसएस के स्वयं सेवकों की तरफ से जो सेवा जमीन पर की जा रही है इस आपदा की स्थिति में, उसमें भी मुख्यमंत्री को एक कहीं ना कहीं कि वो सेवा के साथ साथ कोई एजेंडा न चलाएं, ये चिंता मुख्यमंत्री की है। प्रियदर्शी जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी को इस देश ने सबसे ज्यादा शासन करने का समय दिया है। कांग्रेस पार्टी की आपकी सरकार है, सेवा दल आपका बहुत बड़ा विंग है। क्यों नहीं उतार देते आपके मुख्यमंत्री और आपका संगठन सेवा दल के कार्यकर्ताओं को, ताकि आपकी ये चिंता ही नहीं रहे। जी देखिए, जहां तक आपने आरएसएस की सेवा की बात करी तो मैं आपको बता दूं ये सेवा किसकी करते हैं। ये सेवा जनता की नहीं करते हैं, ये सेवा भारतीय जनता पार्टी की करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सेवा करने के लिए ये भूमिका बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और जो वो भूमिका बनाएंगे और उस भूमिका बनाने के बाद जिस तरीके का माहौल बनेगा, उसी माहौल के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी चिंतित हैं, और हमें पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी की दूरदर्शिता के कारण जिस तरीके की ये सेवा करना चाह रहे हैं उस सेवा के अंदर हम इनको कामयाब नहीं होने देंगे। अब मैं आपको इनकी सेवा बता दूं, और इनकी जो जय भारत जो आपने बताई ना, जय भारत का जो सपना इनके किसी आरएसएस के किसी व्यक्ति ने बताया था, मैं उसकी असलियत भी बता दूं। उसने एक सेंटेंस में जवाब दिया था, इसलिए उसने सिर्फ इतना सा जवाब दिया। अगर वो ज्यादा बताते ना तो मैं बता रहा हूं वो वही बताते। इनका असली जय भारत यही है कि जब से 1925 से आरएसएस बनी है तब से लेकर आज तक आरएसएस के कार्यालय के अंदर भारत का तिरंगा नहीं फैलाया गया है। आरएसएस के नेता कर्नाटक के ईश्वरप्पा ये बोलते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब पूरे देश के अंदर तिरंगे की जगह भगवा लहराया जाएगा। ये इनका राष्ट्रवाद है। इनका एक असली राष्ट्रवाद और मैं बताता हूं, जो इन्हीं के राज्यपाल हुए सत्यपाल मलिक ने पुलवामा अटैक के बारे में बताया था कि वो उनका असली चेहरा है। उसके अलावा जहां तक भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि बात कर रहे थे, मैं उनको वो भी बता दूं, दरगाह बम ब्लास्ट के अंदर आरएसएस के 2 व्यक्तियों को उम्र कैद हुई थी, उनके नाम भी मैं बता दूं, देवेंद्र गुप्ता हुए थे और भावेश जी। वो उनका असली चेहरा है भारतीय आरएसएस का। उसके अलावा आरएसएस का जो मैंने पहले शुरुआत में कहा था 1925 में जब से आरएसएस बना उसके बाद बैन लगा, बैन लगने के बाद में पटेल साहब को इन्होंने इस कमिटमेंट के साथ में इनका बैन हटा था कि ये देश की गोपनीयता बनाए रखेंगे, संविधान में और ध्वज में आस्था रखेंगे। आज ये आस्था रखे हुए इनके नेता कहते हैं, आज इनके नेताओं से पूछ लो, गायब हो गए, उनसे पूछ लो कि क्या वो अपने कार्यालय के अंदर तिरंगा फहराते हैं, फिर किस राष्ट्रवाद की बात करते हैं। ये तिरंगा नहीं फहराते, ये भगवा फहराते हैं, ये भगवा की बात करते हैं। आज गौ रक्षा की बात कर रहे हैं। आज गौ रक्षा के अंदर आप देख लीजिए, राजस्थान ऐसा राज्य है जिसमें माननीय अशोक गहलोत जी ने गौ रक्षा का विभाग बनाया है। इन्होंने तो नहीं बनाया। सबसे ज्यादा बजट के अंदर 1500 करोड़ रुपया गौ रक्षा के लिए अनुदान के लिए रखा। यह बता दें इन्होंने इनके कार्यकाल में वसुंधरा राजे जी इन्होंने लगाया है। अब भ्रष्टाचार की बात करें तो इनके ही वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी ने क्या कहा। सीपी जोशी जी ने कहा था वसुंधरा जी के राज में से ही भ्रष्टाचार चला आ रहा है। आज इनके जो राज्यसभा के जो सांसद हैं, जो घनश्याम तिवारी जी, उन्होंने क्या कहा था, वसुंधरा राजे सिंधिया और भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार से सराबोर है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहा हूं। ये इनका असली चेहरा है। आज ये कौन सी सेवा की बात करते हैं, इनकी ये सेवा है, असली सेवा ये भारतीय जनता पार्टी की सेवा करना चाह रहे हैं। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं ये माहौल बना के सेवा करना चाह रहे हैं, उस माहौल को हम बनने नहीं देंगे। प्रियदर्शी जी, क्या वजह रही कि आप घनश्याम जी को रोक नहीं पाए? जी, घनश्याम जी को रोक नहीं पाए, क्या वजह रही? अपने साथ नहीं रख पाए?
देखिए, घनश्याम जी की विचारधारा जिस तरीके की थी, वो थोड़े दिन टहलने आए थे, वापिस से उसी विचारधारा में मर्ज हो गए। परंतु भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही ये काबिलियत है, बाकी और किसी भी पार्टी में काबिलियत नहीं है कि क्या क्या मुकरने में और अवसरवाद में, मौका परस्ती में, इसमें किसी में भी ऐसी काबिलियत नहीं है। जो काबिलियत घनश्याम तिवारी में जी थी, वो कांग्रेस में नहीं थी, इसलिए वो वापस से भारतीय जनता पार्टी में चले गए। परंतु उसके साथ साथ में राजस्थान के अंदर जितने चुनाव हुए, आज ये पायलट साहब की बात करते हैं, राजस्थान के अंदर जितने भी चुनाव हुए, उन सारे चुनाव में कांग्रेस पार्टी, पायलट साहब, अशोक गहलोत जी एकजुट, एक स्वर में कांग्रेस के साथ नजर आ गए। पायलट साहब ने एक भी वक्तव्य ऐसा नहीं दिया है जिसमें उन्होंने कह दिया हो कि मैं कांग्रेस के खिलाफ हूं। एक भी वक्तव्य बता दीजिए, ऐसा कोई स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि ये क्रिएटेड स्टोरी करते हैं ये भारतीय जनता पार्टी, जबकि इनके 1 दर्जन से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी टुकड़े टुकड़े गैंग में बटी हुई है। पहले तो ये कहते थे कि हमारा फेस मोदी जी हैं, आज मोहन भागवत जी क्या कहते हैं, सिर्फ मोदी जी के फेस पे चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, उनके सिर्फ मन की बातों पे चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, अब हमें जनता के बीच में जाना पड़ेगा, मुद्दे क्रिएट करने पड़ेंगे। आज वापस से ये उसी चीज पर आ गए। जी, प्रियदर्शी, इतनी सारी कमियां हैं, इतनी सारी परेशानियां हैं बीजेपी के अंदर और चारों तरफ उनके आरएसएस में भी, उसके बाद भी आप लोग डर रहे हैं बीजेपी से, आरएसएस से। और सबसे बड़ी बात तो ये कि आप ये कह रहे हैं, जो गौरतलब है, जिसपे चर्चा होनी चाहिए, और सवाल ये भी है कि अगर आरएसएस का कार्यकर्ता बीजेपी की सेवा करता है, तो सेवा दल का कार्यकर्ता कांग्रेस की सेवा क्यों नहीं करता, जनता की सेवा करके? बिल्कुल करता है। आपकी भारतीय आवाज जनता पार्टी की सेवा कर रही है जी, आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रही है और ये करती रहेगी। कांग्रेस सेवादल जनता की सेवा कर रही है, जो जनता की सेवा कर रही है। जहां तक आप डर की बात कर रहे हैं, 1 मिनट में मेरा सेंटेंस कंप्लीट कर लूं। ये कोई नई जानकारी नहीं मैं जिस डर की आप बात कर रहे हैं, वो कोई डर नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का डर है कि अशोक गहलोत किस तरीके से दूरदर्शिता के कारण इन जो माहौल बनाना चाह रहे थे, उस माहौल को बिगाड़ने में तैयार बैठे हुए हैं। राजस्थान सरकार के अंदर प्रबंधन और व्यवस्था की जिम्मेदारी यहाँ की कांग्रेस सरकार की है। यहाँ पर माहौल बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। इनका एजेंडा हो, चाहे ओवैसी का एजेंडा हो, ओवैसी का एजेंडा और भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का एजेंडा कंबाइंड एजेंडा है, उसमें हम इनको सफल होने नहीं देंगे। अशोक गहलोत पूरे जागृत हैं और हम पूरी की पूरी तरह से वॉच कर रहे हैं, हम इनको यहाँ का माहौल बिगाड़ने नहीं देंगे। ठीक, महेश जी, मैं आपके पास आती हूँ, उससे पहले अमितोष बहुत देर से हाथ रेज कर रहे हैं, तो अमितोष मैं आपके पास आती हूँ। अमितोष, मैं बहुत संजीदगी के साथ, इस देश की 25% तो आबादी जो है वो तो युवाओं की है, आप जैसे युवाओं की, और आप जैसे युवा जब आरएसएस विश्व हिंदू परिषद में खड़े होकर कुछ बात बोलते हैं, तो इसका प्रभाव भी उन युवाओं पर पड़ता है। सवाल ये है कि आज की जरूरतों के हिसाब से आरएसएस अपने आप को, आज के युवाओं की जरूरतों के हिसाब से आरएसएस अपने आप को क्या बदलने का प्रयास कर रही है? क्या आप उसमें बदलाव देखते हैं? आपने हेडगेवार जी से लेकर तमाम नाम हमें सुनाए जिनसे आप कभी मिले नहीं, जिनको आपने कभी देखा नहीं, लेकिन आपने अपने प्रशिक्षण कार्यशालाओं में जरूर उनके बारे में सुना है, आरएसएस के लोगों से। बड़ी अच्छी बात है कि आप बहुत तथ्यों के साथ सामने आते हैं, लेकिन सवाल ये है बुनियादी कि आज की जरूरतों के हिसाब से प्रताप जी के आसपास की कॉलोनियां हमारे आसपास की देखने को मिलती है, और बहुत सारे परिवारों में भी हम लोग देखते हैं। सवाल ये है कि राजस्थान देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, बहुत बड़ी संभावनाएं यहाँ पर हैं अवसरों की, उसके बाद भी अगर वही मुद्दा जिसकी तरफ इशारा अशोक गहलोत कर रहे हैं चुनावों में लेकर आता है आरएसएस बीजेपी की मदद करने के लिए, तो क्या आप जैसे युवा भीतर में रहकर नई स्ट्रैटेजी प्लानिंग में कोई मदद नहीं कर पाते हैं? मीना जी, जैसा अभी मैंने आपका प्रश्न सुना और प्रियदर्शी भटनागर जी का वक्तव्य सुना, ये स्पष्ट है कि एक भारत पूरे युवाओं का देश है और इसमें कोई दोहराए नहीं है। लेकिन मैं एक बात बहुत पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ अपने आगे बढ़ने से पहले, कि संघ के ऊपर में इस तरीके टिक्का टिप्पणी करना कि भाजपा की सेवा करता है, मैं इससे समर्थन नहीं करता और मैं इससे बिल्कुल विरोधाभास बताता हूँ।
संगठन का आप इतिहास उठा के देख लीजिए, संगठन की दिनचर्या उठा के देख लीजिए, कार्यशाला उठा के देख लीजिए। हमेशा संघ ने सेवा का कार्य करा है। ये नहीं देखा कि वो कौन सी पार्टी का है, ये नहीं देखा कि वो किस विचारधारा का है, बस ये देखा कि वो भारत का नागरिक है, इसलिए उसकी सेवा करनी है। जिस तरह से अभी आज मैंने अभी आपको उदाहरण बताया, वहां पे ना तो भाजपा का था ना कांग्रेस का था, वो भारत का नागरिक था, संघ ने उसको अपना नागरिक समझ के उसकी सेवा करी। लेकिन बात आती है मुद्दों के ऊपर में, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि संगठन के अंदर में हर तरह के विचारधारा के लोग होते हैं, हर तरीके का प्रयास करने का कार्य का वहां पे एक पैटर्न है। जैसे विश्व हिंदू परिषद की मैं बात करता हूँ, विश्व हिंदू परिषद का विधि आयाम जो होता है लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और देखिए एक और बात, लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, निःशुल्क करता है। नैरेटिव बिल्डिंग की बात होती है तो नैरेटिव बिल्डिंग के अंदर काम करता है। लेकिन देखा जाए तो आज जिस तरह का वक्तव्य यहाँ पे क्रिएट नैरेटिव प्रयास करा जा रहा है, तो जिस तरह से इन्होंने प्रियदर्शी भटनागर जी ने शुरू किया था कि संघ और भाजपा दोनों एक है, माँ और बेटी का बात कर लीजिए, तो ऐसे तो हम भी बोल सकते हैं एओ और कांग्रेस एक है, चाहे वो आजादी को छुड़ाने के लिए था या ब्रिटिश राज के लिए था। लेकिन समय ये है मांग उठाने का कि जिस तरह से युवा संगठन की तरफ जुड़ रहे हैं, सेवा भाव से जुड़ रहे हैं, सेवा कार्य कर रहे हैं, सड़कों पे उतर के अपना वक्तव्य दे रहे हैं, सड़कों पे उतर के हर उस तक जाने का प्रयास कर रहे हैं जहां पर किसी न किसी राजनीतिक दल से वो पीछे हुए हैं। एक और बात देखिए, संगठन के किसी भी कार्यकर्ता ने कभी किसी भी तरह की कोई बात नहीं करी, ना कश्मीर फाइल के ऊपर में बात करी, ना केरला चोरी के ऊपर में बात करी, ना अजमेर 92 के ऊपर में बात करी। कौन कर रहा है? वक्तव्य देते कांग्रेस के प्रवक्ता जो यहाँ बैठे क्यों दे रहे हैं? हमने तो किसी ने आवश्यकता नहीं उठाई थी। अगर आप में इतना प्रयास था, आज जिस तरह से यहाँ पर आदि पुरुष ऐसी रोक लेते, लेकिन मैंने नहीं कहा, ना किसी संघीय कार्यकर्ता ने कहा। लेकिन जिस तरह का उपहास बनाने का, जिस तरह का यहाँ पे प्रयास करा जा रहा है, सांप्रदायिकता का उपहास बनाया जा रहा है, तो यहाँ पे इसके दो पहलू हो सकते हैं मीना जी। पहला पहलू तो सकता है कि अपने कार्यकाल में रची हुई पॉलिसीज जो फेलियर थी उनको बचा के पूरा एंगल एक डाइवर्ट करने का प्रयास, या फिर एक नया एंगल देने का प्रयास, जिसको राजस्थान की जनता ना तो लेती है, ना मेरे जैसे युवा जो संगठन से जुड़े, सेवा भाव से जुड़े, ना कभी लेंगे। जी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। मैंने जो पूछा, मैंने जो जानने की कोशिश की, जो युवाओं को जानना चाहिए ताकि वो समझे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है क्या, और अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आप जैसे युवा जुड़े हुए हैं तो वो अपना हित कैसे देखें। बहरहाल हमारे साथ कुछ दर्शक भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जिसमें वामिक मसूद हैं, और उनका कहना है, अमितोष जी आपकी बात का उन्होंने जवाब देते हुए लिखा है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ही कोविड के समय काम किया, सभी लोगों ने, सभी नेताओं ने, सभी दलों ने, सभी संगठनों ने भी उस वक्त काफी काम किया था। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपके पास आऊंगी महेश जी, आपने सभी को सुना। उससे पहले शैलेंद्र जी, एक बार शैलेंद्र जी के पास, क्योंकि पार्टी का पक्ष एक बार फिर से लेते हुए महेश जी मैं आपके पास आऊंगी, और फिर प्रताप जी आपके पास आऊंगी। शैलेंद्र जी, इतना बड़ा यहाँ पर पूरा जो खाका रखा गया है प्रियदर्शी जी की तरफ से कि भाई बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए यहाँ पर फिल्म जो अजमेर 92 को याद दिलाया जा रहा है, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए अशोक गहलोत को बताना पड़ रहा है कि भाई आप बिना मुद्दों को किसी एजेंडा के तहत प्रदेश में आने की तैयारी ना करें। साथ ही उन्होंने ये भी बताया प्रियदर्शी जी ने, और चर्चाएं होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं, कि बीजेपी में कोई भी चेहरा नहीं है। यहाँ स्पष्टता है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। आपके यहाँ किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? क्या एक बार फिर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहती है बीजेपी? मीना जी आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अपनी रीति नीति है, सिद्धांत है, एजेंडे है, योजनाएं, कार्यक्रम है। प्रताप शैलेंद्र जी को, उसके बाद आपके पास आती शैलेंद्र सिंह ढाबाई जी। हाँ मीना जी, मैं बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अपने एजेंडे हैं। विकासवाद का एजेंडा है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन का एजेंडा है, मातृशक्ति को सुरक्षा देने का एजेंडा है, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का एजेंडा है, किसानों पे जो अत्याचार गहलोत सरकार ने किया है उससे मुक्ति का हमारे पास एजेंडा है। जो आज एजेंडा की बात नहीं करें, मैंने आपको बताया जो ये कह रहे थे, शायद प्रियदर्शी जी को पढ़ लेना चाहिए कि सबसे पहले तो आपके दर्शकों को यह जानने की आवश्यकता है कि सेवा दल जो है वो कांग्रेस का ही एक राजनीतिक ब्रांच है, वो एक उनका मोर्चा है। सेवा दल राजनीतिक दल है, वो तो बोल रहे हैं ना, भारतीय जनता बोल रहे हैं ना, उससे तो कोई डिबेट ही नहीं हुई है। बोल रहे हो ना, अग्रिम संगठन है उसका, अग्रिम संगठन है कांग्रेस सेवा दल, अग्रिम संगठन है, संगठन का एक पार्ट है वो। अग्रिम संगठन है, मैं सेवा दल में रहा हूं। बोलो आप, राष्ट्रीय, अरे आपको जानकारी नहीं है, क्यों मिसगाइड कर रहे हैं? राजनीतिक दल नहीं है। आपको इतना शौक है तो आप कांग्रेस ज्वाइन कर लो ना। दोनों के हमसे ज्यादा जानते थे कांग्रेस के बारे में, झूठ बोलने पे तैयार बैठे हो।
अच्छा आप बता दीजिए ना, सेवा दल आपका सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, या उसका पार्ट अग्रिम संगठन है हमारे कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का अग्रिम संगठन है सेवा दल। यही तो कह रहा हूं। तो क्या सेवा करने के लिए मनाइए क्या? तो यही तो कह रहा हूं, आप राजनीतिक दल होकर सेवा नहीं करते, हम तो सेवा करते हैं ना। मनाइए क्या कोई सेवा दल को? 1900 देश में कोरोना लेके कौन आया? भारतीय जनता पार्टी लेकर आई। 1975 भारतीय जनता पार्टी लेकर आई। भारतीय जनता पार्टी की देन है कोरोना। नहीं होगी मीना जी, इनकी वॉइस कम करिए मीना जी, ऐसे डिबेट नहीं होगी। गलत बात मत बोलो, गलत बात मत बोलो। नहीं होगी, पहले उनको कहिए इनकी वॉइस बंद करें, आप बंद करें इनकी वॉइस, ऐसे डिबेट नहीं होगी। मिसगाइड मत करो आप शैलेंद्र जी, मिसगाइड मत करो। नहीं नहीं, पहले आप अपनी आवाज इनकी डाउन करें मीना जी, ऐसे डिबेट नहीं होगी। मैंने इनके बीच में नहीं बोला, ये धैर्यता से सुने, इनकी सुनने की आदत नहीं है। इसी प्रियदर्शी जी, आपको सम्मान करना चाहिए। जब आप बोल रहे थे, शैलेंद्र जी शांति से आपकी बात को सुन रहे थे, आपको ही उतनी शांति से उस बात को सुनना है। आप दोनों की अच्छी जी 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 जी। और मैं कांग्रेस में हूं, तो कांग्रेस के बारे में सेवा दल क्या है, इसके बारे में ये क्या बताएंगे? जब आप तो सेवा दल की तुलना हो ही नहीं सकती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। झूठ बोलते हैं। यही तो समझा रहा हूं, बुद्धि नहीं है कांग्रेसियों में इतनी। सुनिए, अरे तुम में बुद्धि नहीं है, ऐसी बात बोलोगे तुम में बुद्धि नहीं है। तुम भारतीय जनता पार्टी में बुद्धि का पूर्णतः अभाव है। उसी बुद्धि के इलाज के लिए तो अशोक गहलोत जी के। प्रियदर्शी जी, इतना आक्रोशित मत होइए, आराम से हमें पूरा समय है। ये इनके वर्ड, शैलेंद्र जी का वर्ड खराब है, वर्ड अमर्यादित है। ये क्या बोल रहे हैं? बुद्धि नहीं है, बुद्धि का अभाव भारतीय जनता पार्टी में है, इनको जरूरत है। मैं मेरी इतिहास पढ़ा होता तो शायद आप ये बात नहीं बोलते। चलिए खैर छोड़िए मीना जी। प्रियदर्शी जी प्लीज, मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, जब आपसे बोलने का निवेदन किया जाए आप तभी बोले। अभी शैलेंद्र जी बोल रहे हैं, उनको बोलने का पूरा मौका दीजिए, पहली बात। और दूसरी बात, दूसरों की बुद्धि का आपने ठेका नहीं ले रखा है। प्लीज, कौन कितना बुद्धिमान है आपको यहाँ स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। जिस विषय पे बात हो रही है उसी विषय पर बात करिए। शैलेंद्र जी, आप अपनी बात को कंटिन्यू करिए। मीना जी देखिए, मैंने इसलिए बात रखी थी क्योंकि ये नेशनल फ्लैग एक्ट पढ़ते नहीं है। आप देखिए, सिर्फ समय तिरंगा जब भारत, अब बीच में नहीं बोलेंगे, जब भारत आजाद हुआ तब आप देखिए कोई सामाजिक संगठन है, प्राइवेट संस्था है, उस पर झंडा लहराना आवश्यक नहीं था। उसके जब नेशनल फ्लैग एक्ट बना, कोडिफिकेशन हुआ, उसके बाद जिसने भी झंडा लहराना चाहा लहराया, वो उसके बाद स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी झंडा लहराया। तो ये बात इनको, यही तो मैं बोल रहा हूं, जानते हैं नहीं, ज्ञान है नहीं, फिर आप बोलोगे कि मैं कोई बात रखूंगा नहीं। दूसरी बात, अब देखिए इनके जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, इनका एजेंडा क्या है? इनका एजेंडा आरएसएस का एजेंडा। इनको दर्द है कि पीएफआई बैन क्यों कर दी गई है। हम अब उनको परमिशन नहीं दे सकते कि ये कहीं सम्मेलन करें। इनको दर्द ये है कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो शांति दूत हुआ करते थे, वो अब शांति दूत कैसे नहीं रहे, वो क्यों नहीं आ पा रहे। इनको दर्द ये है कि हमने अफजल गुरु को फांसी पे क्यों चढ़ा दिया, क्यों जाने दिया, याकूब मेनन के लिए समर्थन में क्यों खड़े। तो इनके दर्द बहुत सारे हैं, तो उसको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर इनकी निष्ठा साफ होती, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की निष्ठा साफ होती, तो आज जो ये कार्य कर रहे हैं 4 साल पहले भी कर सकते थे, कि अगर जनता को राहत देने वाली बात होती। इन्होंने क्या किया? इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं के नाम बदल दिए। भामाशाह योजना भारतीय जनता पार्टी की योजना थी, आप देखिए उसको चिरंजीवी योजना कर दिया, जो कि 80%, इसका आंकड़ा नहीं दे पाए प्रियदर्शी, 80% केंद्र की प्रधानमंत्री, हमारी प्रधानमंत्री जी की जो योजना है आयुष्मान भारत योजना, उसके तहत चल रही है। आप देखिए जो इनकी हमारी अन्नपूर्णा रसोई योजना थी, उसको इन्हें इंदिरा रसोई योजना कर दी। अरे आप गांधी परिवार को पराकाष्ठा, आप देखिए क्या गांधी परिवार के पीछे ही पूरी कांग्रेस है। आप देखिए जो पूरा भ्रष्टाचारी परिवार है जिसने हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया। आप देखिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तीनों इनके शीर्ष नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका, रॉबर्ट वाड्रा, सॉरी प्रियंका गांधी नहीं, तीनों भ्रष्टाचार पे जमानत पर हैं। तो ये क्या हमको सिखाएंगे? खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की स्थिति आप देखिए, जब इनको लगा कि अब हम जनता के बीच में कैसे जाएंगे, ध्यान भटकाने के लिए, आप देखिए ध्यान भटकाने के लिए बेरोजगारी, आपने देखा बेरोजगारी दर्द राजस्थान में सबसे ज्यादा है। बेरोजगारी भत्ता दे नहीं पाए, किसानों का कर्जा माफ कर नहीं पाए, किसानों को बिजली दे नहीं पाए, खाद ये दे नहीं पाए, युवाओं को नौकरी दे नहीं पाए, महिलाओं को सुरक्षित कर नहीं पाए। तो ये क्या बात करेंगे? इसलिए इन्होंने बीजेपी ने क्या दे दिया देश की जनता को? 9 साल में वो तो बता दो क्या दे दिया मोदी जी ने? सुनो, आपने, अरे तुमने क्या दे दिया? सब्सिडी देते थे किसानों को, बिजली कनेक्शन, बिजली 15 लाख रुपए खाते में दे रहे थे, आ गए क्या? बंद कर दी। इन्होंने जो घोषणाएं की है मीना जी, वो धरातल पे नहीं है। 50% योजनाएं भी धरातल पे नहीं है। इन्होंने सिर्फ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी घोषणावीर मुख्यमंत्री है,
बिना बजटीय प्रावधान के, बिना पैसे के। आप देखिए इनकी योजनाएं, इन्हीं के मंत्री जो है प्रताप सिंह खाचरियावास खुद विफल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं देखिए फूड पैकेज की योजना छलावा है। बताइए, अब आप महिलाओं से वादा किया हम मोबाइल देंगे, वो दे नहीं पाए, अब कह रहे हैं कि हम पैसा देंगे। अरे पैसा बांटा जाता है क्या? योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं का लाभ किस तरह से दिया जाए, कैसे उनको संबल मिले, वो होती है योजनाएं। अब आपसे योजनाएं, टेंडर के लिए समय नहीं है, 3 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, अभी चुनाव है, तो अब हक्का बक्का है, हड़बड़ाए हुए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। घोषणाएं तो बहुत कर दी, लेकिन इसको फलीभूत कैसे करेंगे, इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, ये अब इनके बस की बात नहीं रही। शैलेंद्र जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो इस वक्त परेशान है, आपकी बात से हम ये समझ रहे हैं। और आपने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी के परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पाई, गांधी परिवार के परिवारवाद से कांग्रेस पार्टी बाहर निकल नहीं पाई। लेकिन राजस्थान में तो कांग्रेस पार्टी के पास अशोक गहलोत चेहरा है और सचिन पायलट तैयारी कर रहे हैं दूसरा चेहरा बनने की। लेकिन बीजेपी के पास तो एक चेहरा भी नहीं है, और बीजेपी तो नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है। तो जो पार्टी परिवारवाद का विरोध करती है वो व्यक्तिवाद पर आकर टिक गई है। महेश शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये जो तर्क है बीजेपी का, इसमें कितनी सच्चाई है? परिवारवाद का विरोध करने वाली पार्टी पूरी तरह व्यक्तिवाद पर टिक गई है, महेश जी। देखिए, जहां तक ये इस तरह का जो अब भी अगर आप देखें पुराने जो चुनाव जो हुए हैं, तो भाजपा का मुख्य एजेंडा यही रहा है कि वो परिवारवाद पे हमला करते रहे। अब चूंकि ये मामला कि जो भी कोई डिसीजन लिया जाए तो 2 विशेष व्यक्तियों पर ही मतलब क्या कहता है फैसला लिया था, वो करते हैं। जब तक जो भाजपा क्षेत्रीय नेताओं को पनपने नहीं देगी या उनका व्यक्तित्व नहीं पढ़ने देगी, तब तक ये संभव भी नहीं है। आप उनके बिहाफ पर पे एक मतलब कहता हूँ 2 व्यक्तित्व अगर हावी कर देंगे तो उनका हो सकता है राष्ट्रीय स्तर पे उनका व्यक्तित्व, तो लेकिन वो राष्ट्रीय व्यक्तित्व हर जगह मतलब हर क्षेत्रीय जो व्यक्तित्व है उन पर अभावी होने की कोशिश करेगा, तो निश्चित रूप से ये ठीक भी नहीं है। और ये इसके परिणाम कर्नाटक में भी आ गए, हिमाचल में भी आ गए, वो देख लिए होंगे। और अगर भाजपा के यूं कहें कि भाजपा को क्या सोचना चाहिए आज की तारीख में, तो भाजपा को ये सोचना चाहिए कि भाई कहीं ऐसा नहीं हो कि आप परिवारवाद पे हमला करते करते व्यक्तिवाद पे आ जाए। तो इसके लिए उनको भी सतर्कता रहनी चाहिए और अपने जो पूर्व का उनका जो जिस तरह का मोटिव बनाया था उसे सोचने की जरूरत है और चिंतन मनन की जरूरत है। ये तो रहा सवाल। अब रहा सवाल कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो योजना है, निश्चित रूप से वो आम मतलब क्या कहते हैं वोट को प्रभावित भी करेंगी और इसमें कोई दो राय नहीं, वो प्रभाव डाल भी। तो ऐसी सूरत में भाजपा को ये चाहिए कि मतलब वो किस तरह से अपना मतलब क्या कहता है ना आम आदमी से कैसे जुड़े, आम आदमी से जुड़ना चाहिए, उससे ज्यादा से ज्यादा हर व्यक्ति से हर समूह से जुड़ना चाहिए। अब आता है कि कांग्रेस को क्या कर इस समय जो जरूरत है, तो कांग्रेस को ये चाहिए कि अपनी जो योजनाएं हैं, जो घोषणाएं की गई है बजट में, वो उस लोगों को इम्प्लीमेंट करके ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ लेना चाहिए। अब आता है कि इनमें जो भी अब आप ये देखिएगा कि नियोजित रूप से कांग्रेस प्रहार करती जा रही है। आप चाहे वो राजेश पायलट की वजह से आप देख लीजिए, सॉरी सचिन पायलट की तरफ से, सचिन पायलट ने इस पे हमला किया, अनशन पे क्यों बैठे, एक ये मुद्दा है, इस पे गौर करने की जरूरत है उन्हें। इस टारगेट को लेकर के कि वो उन्होंने जो लक्ष्य पे जो निशाना साधा, तो वो अनशन का उधर ध्यान दीजिए। और जो गहलोत साहब ने जो वक्तव्य दिया वो भी एक तरह से राजनीतिक और साथ ही प्रहार के रूप में भी दिया जाए। अब आता है कि बीजेपी को अपनी रणनीति तय कैसे की जानी चाहिए। अगर उसे चुनाव जीतना है तो आम लोगों से जुड़ना चाहिए, क्षेत्रीय व्यक्तित्व के उभरने देना चाहिए और उसके आगे आगे काम करना चाहिए। अब आरोप प्रत्यारोप तो ये राजनीति में चलते हैं, एजेंडा भी बनते हैं और जो सत्ता में बैठा होता है वो माइलेज लेने की कोशिश भी करता है और ये सारी चीजें होती रहेगी। आज सबसे बड़ी बात है कि कोई भी राजनीतिक अगर मैंने ये बताया है कि भाजपा को सत्ता में आने के लिए क्या करना चाहिए और कांग्रेस को सत्ता में बने रहने के लिए क्या करना चाहिए।
सवाल यह है कि विकास योजनाओं को प्रभावित ना होना है। विकास तभी होगा जब प्रदेश में या देश में शांति रहेगी। शांति रहने के लिए बहुत जरूरी है आम आदमी के पास वो जो ये विकास की जो घोषणाएं की जाती है उसका लाभ उस तक पहुंचे। उसमें ब्यूरोक्रेसी की भूमिका कैसी होनी चाहिए, उस पर लगाम होनी चाहिए। ये सारी जो चीजें हैं कुल मिला करके ये मामला है कि चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा पूरी तरह से चुनावी मोड़ में लगभग 1 साल से है और इस तरह से ये काम कर रहे हैं। तो उसमें आगे का ये इसी क्रम में है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि बाढ़ आपदा, प्राकृतिक आपदा की आड़ में ये जो राजस्थान की जो घटनाएं हुई है, अलवर की घटनाएं हुई हैं और जिधर सांप्रदायिक जो घटनाएं हुई हैं, तो उन पर माहौल बिगड़े, उनका इशारा माहौल ना बिगड़े, इसके लिए आरएसएस को भी जैसा कि उनके दृष्टिकोण है, व्यक्ति कोई सा भी अपना दृष्टिकोण अपना सकता है, अभिव्यक्त कर सकता है। तो लेकिन उन पर एक आम आदमी, मतदाता और जो विकास से जो है जनता है या मतदाता, वो प्रभावित ना हो और वो भी सतर्क रहे और साथ साथ ही किसी के गुप्त एजेंडे जो है, हालांकि ऐसी बात नहीं है, हर वर्ग में इस तरह के संघर्ष चल रहे हैं, हर संगठन काम कर रहे हैं, भड़काने के दोनों भी है, लेकिन एक क्लोजिंग रिमार्क के लिए महेश शर्मा जी, क्लोजिंग रिमार्क प्रताप जी आपसे, जय जय भारत से जय जय राजस्थान को सफल बनाने के लिए आरएसएस, मुख्यमंत्री जो है अशोक गहलोत, उनके इस बयान और उनके कामों का तोड़ क्या निकाल रही है? मीना जी, क्योंकि ये मुद्दा जो आपने शुरू किया वो था कि आरएसएस का एजेंडा नहीं चलेगा, तो मेरा भी मानना है कि आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस सबका एजेंडा नहीं चले, राजस्थान की जनता का एजेंडा चले। राजस्थान जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, वो देश का सिरमौर बने। राजस्थान जो राजस्थान के जो लोग जो देश भर के लोगों को रोजगार देते हैं, खाना देते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, वो राजस्थान को पूर्णतः रोजगार बनाए। राजस्थान के लोग जो बाहर जाकर व्यापार और उद्योग कर रहे हैं, यहाँ औद्योगिक रूप से राजस्थान को समृद्ध बनाए। हमारा एजेंडा ये होना चाहिए। देखिए, एजेंडे को लेकर हमें सोचने की जरूरत है। जनता का एजेंडा तय होना चाहिए। हमें इन एजेंडों के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। मेरा मानना है कि एजेंडों के चक्कर में जनता को लंबे समय से मूर्ख बनाकर सत्ता पर बदल के आने की जो ये कार्रवाई है, ये बंद होनी चाहिए। इस बार जनता को जागरूक होकर देखना चाहिए। ये एजेंडे के नाम पर जो ये झूठ और फरेब फैलाते हैं, जो अपने राजनीतिक चाल और गोटियां चलते हैं, इनको पूरी तरह से मात देनी चाहिए। इनको बताना चाहिए कि अब इनके एजेंडे नहीं, जनता के एजेंडे चलेंगे। इसलिए मेरा मानना है कि जनता के एजेंडे पे कार्रवाई हो, जनता का एजेंडा चले और केवल अपने एजेंडों के आधार पर सरकारें नहीं बने, सत्ता नहीं चले। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत सार्थक बहस करने की हमने कोशिश की। जो बात निकलकर सामने आई आप सबके चिंतन के बाद, वो ये कि एजेंडा सिर्फ जनता का चलना चाहिए, न आरएसएस का, न किसी नेता का, न किसी मुख्यमंत्री का, न किसी विपक्ष के नेता का, न कांग्रेस पार्टी का, न बीजेपी का, और एजेंडा है जनता के हित। तो क्या जनता इस बात को समझने में सफल होगी? 4 महीने बाद जो राजस्थान में चुनाव का पूरी तरह माहौल बन चुका है, उसमें जनता को यही तय करना है कि उनके हित के एजेंडा को पूरा कौन कर सकता है। देखना होगा आने वाले दिनों में जनता किस तरह से प्रतिक्रिया देती है। आज न्यूज़ 24 में मेरे साथ इतना ही। शाम 6 बजे कल फिर मुलाकात होगी कुछ अलग पैनलिस्ट के साथ, अलग विषय पर। तब तक मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।